Hello students, welcome back to my channel. Today I am giving you the important, some of them you have asked me. आप लोगों से कुछ लोगों ने पूछा कि ट्यूबरकुलोसिस और कॉलरा मैम फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस और कॉलरा ही ले रही हूँ हेल्थ और हाइजीन चैप्टर से। ठीक है, आई एम टेकिंग हेल्थ फॉर क्लास 9th, इट इज हेल्थ एंड हाइजीन। द फर्स्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट ट्यूबरकुलोसिस। देखो ट्यूबरकुलोसिस जिसे आम भाषा में हम लोग टीबी कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस, सबसे पहले इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने 1882 में की थी। 1882 में 1882 में रॉबर्ट कोच ने इसको डिस्कवर किया था और ही वॉज गिवन नोबल प्राइज इन 1905। 1905 में इनको नोबल प्राइज मिला था। ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव ऑर्गन, जिससे टीबी किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। द मेन कॉजल एजेंट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। व्हाट इज द कॉजल एजेंट? कॉजल एजेंट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि जब पैथोजन क्या है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज पैथोजन? पैथोजन मतलब हम किसको कहते हैं? जिससे हमको डिजीज होती है, डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कहते हैं। तो पैथोजन के हमारे बॉडी में एंटर होने और उसका फर्स्ट सिम्टम अपीयर होना, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 2 से 10 वीक का है। मतलब 2 वीक में भी आपको इसके सिम्टम्स दिखाई पड़ सकते हैं और 10 वीक के बाद भी इसके सिम्टम्स दिखाई, यानी कि ये बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा सर्वाइव करता है। इसीलिए कैसे डिस्चार्ज, कैसे मतलब कैसे हमारे बॉडी के अंदर आता है? तो ये जो हमारी बॉडी के अंदर आता है, नेशल डिस्चार्जेस एंड स्टम ऑफ द पेशेंट स्प्रेड जर्म्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस व्हाइल स्नीजिंग। जैसे कोई खांसता है, छींकता है, अगर उसको टीबी है, अगर उसने छींका कस के है इसमें, तो उसमें क्या होता है, या नेसल डिस्चार्ज मतलब नाक से निकलने वाले फ्लूइड जो है वो इधर उधर देखा, यहाँ वहाँ हाथ पोंछ दिए, वही हाथ आपका पड़ा, आपने वो हाथ अपने मुंह में लगा लिया, तो उससे आपको दे। फिर स्नीजिंग, छींक लेने से, कफिंग, कफ आता है, स्पीकिंग, स्पिटिंग, बहुत से लोग बोलते हैं तो बोलने में उनकी थूक निकलता है, तो इससे भी अगर उसको टीबी है और आप उसके पास बैठे हैं तो आप उसको, वो जर्म्स जो हैं आपकी बॉडी में चले जाएंगे। ड्रॉपलेट ऑफ द नेसल एंड ओरल सिक्रीशन कंटेन्स जर्म्स कॉजिंग दिस डिजीज। ओरल सिक्रीशन यानी कि बोलने में, जैसे बहुत से लोग, कुछ लोग होते हैं जिसको बोलने में जो है थूक निकलता है, वायरल जब डाइजेस्ट होती है, तो ये जो बोलते हैं जो जूस निकलता है, तो इससे भी ये डिजीज स्प्रेड होती है। इट कैन ऑल्सो स्प्रेड मिल्क ऑफ द इन्फेक्टेड, मतलब ये डिजीज कैटल, जानवरों में भी ये बीमारी पाई जाती है। मान लीजिए आप दूध लेते हैं, तो अगर जिस गाय या भैंस का दूध आप ले रहे हैं, अगर उस गाय और भैंस को टीबी है तो उसके जर्म्स उसके दूध में भी होंगे, और अगर वो दूध आप पीते हैं तो उससे आप भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। समझ गए कि कैसे ये स्प्रेड होता है? अब मेन इसके सिम्टम्स क्या क्या है? सो द बैक्टीरियम कॉजेज टीबी, इट रिलीजेस टॉक्सिन कॉल्ड ट्यूबरकुलिन। इससे जो टॉक्सिक यानी कि पॉइजनस सब्सटेंस जो रिलीज होता है वो होता है ट्यूबरकुलिन। ट्यूबरकुलिन होता है विच अफेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग, जो कि ये केमिकल सब्सटेंस हमारे बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के किस पार्ट को, आपकी मतलब किसी भी मनुष्य के, ह्यूमन बींग्स की किसी की भी बॉडी को कौन सा पार्ट जो कि इन्फेक्टेड पर्सन है, जैसे लंग्स हैं, लिम्फ ग्लैंड्स हैं, बोन्स हैं, इंटेस्टाइन है, इन सब की किसी को लंग्स होती है, पल्मोनरी टीबी होती है, लिम्फ ग्लैंड्स की होती है, लिम्फ ग्लैंड टीबी होती है, बोन्स, किसी के बोन्स में जो हड्डियां जो होती हैं वो अफेक्टेड होती है, और किसी को इंटेस्टाइनल टीबी यानी कि इंटेस्टाइन है उसमें इन्फेक्शन होता है। कॉमन सिस्टम क्या होता है? पेशेंट फील सिक एंड वीक, मतलब वो हमेशा अपने आप को कम, सिक यानी बीमार, वीक यानी कमज़ोर, अपने आप को कमज़ोर फील करता है, दिल सिक करता है। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट, उसको खाने का मन नहीं होता, वो खाना नहीं खाएगा, लॉस ऑफ, और जब खाना नहीं खाएगा तो उसका नेचुरली वेट कम होगा। इफ नो वन टेक्स द फूड देन व्हाट विल हैपन? अगर कोई खाना नहीं खाता है तो उसका वेट कम होगा। और इन्फेक्शन ऑफ लंग फॉलोइंग, जैसे कफ, बहुत बार खांस रहा है, खांसी आ रही, जब जबरदस्ती, क्योंकि जब लंग्स में इन्फेक्शन होगा तो इनकम्फर्टेबल, अनकंफर्टेबल फील होता है, जब अनकंफर्टेबल फील होगा, खांसी आएगी तो उसके थ्रू कब जाएगा। स्टम विद द ब्लड, जब वो थूकता है
तो उस थूकने में कहीं-कहीं ब्लड के निशान होंगे, सिम्पटम्स ब्लड के होते हैं, ब्लड के निशान होंगे उसके अंदर, हैं? पेन, चेस्ट में पेन होगा, अगर लंग्स होगा, और लो ग्रेड फीवर फॉर लॉन्गर टाइम इज़ द इम्पोर्टेंट सिम्पटम ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। अब ये थोड़ा डिफरेंट भी है, थोड़ा हाई फीवर भी आता है, क्योंकि ये अपने आप को म्यूटेट भी कर लेता है। म्यूटेशन की कंडीशन में इसमें और भी कंडीशंस आ जाती हैं टिपिकल फीवर पैटर्न। मतलब लो ग्रेड फीवर तो नॉर्मल उसमें होता है, कभी-कभी अनयूजुअल अनवरी तरीके से, जैसे नाइट में है स्वेट, मतलब पसीना बहुत तेज़ आता है रात में जब सोते हैं। और तो सिम्पटम्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ मतलब ये डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कितनी कैटेगरी, मान लीजिए आपकी इन्फेक्शन एंटर हुआ, ज़्यादा नहीं है, आप बहुत स्ट्रांग हैं, इम्यूनिटी पावर है, तो आपकी एंटीबॉडीज उसको डिफीट कर देंगी, तो आप उसमें इन्फेक्शन आपकी बॉडी में नहीं होगा। टू स्पेसिफिक साइट जो जनरली जो इन्फेक्शन होता है वो होता है लंग्स में, जिसे कि हम कहते हैं पल्मोनरी टीबी। तो इसमें जो पर्सन अफेक्टेड होता है पल्मोनरी टीबी में, क्या होता है, कंटिन्यूस फीवर रहता है लॉन्ग एंड परसिस्टेंट, मतलब हमेशा कफ आता रहेगा, छींकता रहेगा। स्प्लिट ब्लड स्टेन्ड स्टेम, मतलब कि जो थूकेगा कफ में, जो है उसके थूकने में जो वाइट वाइट कफ निकलता है, उसमें जो है खून के निशान होंगे, हल्के हल्के बीच में खून के धब्बे दिखाई पड़ेंगे। इन एडिशन उसके चेस्ट में पेन भी होगा, उसका वेट कम होगा, उसको भूख नहीं लगेगी, वीकनेस होगी, ब्रीथलेसनेस, मतलब सांस लेने में उसको कठिनाई आएगी, है। और जब लिम्फ ग्लैंड स्वेल होती हैं, तो लिम्फ ग्लैंड स्वेल होने में इसमें क्या होता है, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ लिम्फ ग्लैंड, टेंडरनेस यानी कमजोर पड़ जाती हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होती हैं, लैंग्स कमज़ोर हो जाती हैं ट्यूबरकुलोसिस से, जैसे ओफन जैसे लेग्स में होती है जो लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, दैट तो स्वेलिंग हो जाती है और उसमें डिस्चार्ज जिसका आता है। तो जब स्वेलिंग आती है तो स्वेलिंग होने पे स्किन में, जब ज़्यादा स्वेलिंग होगी स्किन, तो स्किन वर्स्ट होगी तो उसमें से डिक्रीशन, मतलब डिस्चार्ज जो है वो निकलने लगता है। अब इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं कि हाउ कैन वी प्रिवेंट दैम। सो द प्रिवेंटिव मेजर दैट इंक्लूड्स दैट अवॉइड डार्क पॉल्यूटेड कंजेस्टेड, मतलब जहाँ कंजेस्टेड झुग्गी झोपड़ी होती है, कंजेस्टेड एरिया जहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती है, बहुत पास पास घर बने होते हैं, उस एरिया को अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर स्टम एंड, मतलब जो कोई बीमार है अगर, तो उसका जो स्टम, जो उसके डिस्चार्ज हैं, सेपरेट रूम में उसको रखिए, उसके डिस्चार्ज को प्रॉपर उसका डिस्पोजल होना चाहिए। और जो पेशेंट है आइसोलेशन, मतलब उसको सेपरेट कमरे में रखिए, सेपरेट उसकी चादर, जो भी जाता है ग्लव्स वगैरह पहन के जाएंगे, उसको प्रॉपर, मतलब उसके जो कपड़े हैं उसको पूरा डिटॉक्सिफाइड डेटॉल वगैरह से पूरा स्पर्श करके धोएंगे, पूरा उसमें जो नेशंस इसके बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, हेल्थ एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ जो मेजर्स होते हैं, पेशेंट को सेपरेट रखिए, उसके बेडशीट, बेड कवर जो जस्ट हैं उसको अलग रखने हैं, उसको अलग धोना है, और उसको धूप में डालना है धुल के। तो धूप में डालने से भी जो है वो जर्म्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। और इम्यूनाइजेशन, बीसीजी जैसे टीका, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन लोगे, तो वैक्सीनेशन इज़ द मेन दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम द पर्टिकुलर डिजीज। वैक्सीनेशन से हम इस डिजीज़ को बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। इन कॉज ऑफ द इन्फेक्शन सम एंटीबायोटिक, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन तो पहले देते थे, अब तो और भी दवाएं आ गई हैं जिनको कि हम यूज़ करते हैं। और 24 मार्च को हम वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे यहाँ भी जो नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है दैट वाज स्टार्टेड इन 1962 और अभी तक चल रहा है। वैसे अब टीबी इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। टीबी है, इसके दवा का कोर्स होता है, पेशेंट ठीक होने लगता, बट मेन प्रॉब्लम उस जगह आती है कि जैसे ही पेशेंट ठीक होता तो वो उसका पूरा कोर्स नहीं करता है। पूरा कोर्स अगर उसको करेंगे तो उसको टीबी दोबारा होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन अगर उस टीबी का दिया हुआ 3 या 6 महीने का इसका कोर्स होता है, डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द इन्फेक्शन, मिनिमम 3 मंथ्स का कोर्स तो इसका होता ही। तो ये नहीं लोग 1 महीने खाते हैं उसके बाद कहते हैं अरे अब तो हम ठीक हो गए, अब हमें कुछ नहीं, छोड़ देते। उस केस में ये टीबी दोबारा रिवाइव कर पाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है, इतनी जल्दी बॉडी से जाता नहीं है। तो उसके, और ये आपको पता होना चाहिए, जितने भी माइक्रोस्कोप्स हैं जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो उसको मार नहीं सकते हैं, मारते नहीं हैं, वो हमेशा उसको निष्क्रिय करते हैं और इनएक्टिवेट करके उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। बैक्टीरिया वाइसेस इट इज़ नॉट इजी टू किल देम, दैट यू मस्ट नो। अच्छा, कॉलरा आपका नेक्स्ट आपने पूछा था कॉलरा के। कॉलरा का कॉजेटिव होता है वेबरी कॉलराई,
जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये है आपका ये वाइब्रियो कॉलराई, ये आपकी ये स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये बैक्टीरियाज होते हैं। और माइकोबैक्टीरियम जो आपने कहा ट्यूबरकुलोसिस के ये बैक्टीरिया सिंगल होते हैं, इनको फूड नहीं चाहिए होता, कुछ नहीं होता, ये सिंगल पैटर्न में होते हैं। अगर आधा एक भी कहीं रह गया तो वो भी धीरे धीरे ग्रो करके अपने इन्फेक्शन को बढ़ाता है। कॉलरा जो होता है ये वैब्रियो कॉलरा से कास्ट होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जैसे मैंने बताया था 90% ऑफ द बैक्टीरियल वायरल डिजीजेस दे आर कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड अदर ईटेबल्स एंड ड्रिंकिंग मटेरियल्स। In India, cholera epidemic very common during flood and fairs when sanitation conditions and water supply go out of the जब भी जैसे हमारे लोगों के यहाँ गाँव वगैरह में या ये कस्बों वगैरह में मेले लगते हैं या कहीं बाढ़ आती है, तो उस केस में ये तो वो एपिडेमिक वहाँ के लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। उसमें जो है कॉलरा होने के चांस, क्योंकि पानी साफ़ नहीं होता है, बाढ़ का पानी गंदा होता है, लोग वही दिक्कत है। वाटर सप्लाई जो बहुत पूरी तरह से पानी की सही पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है, जो सप्लाई भी होती है कहीं भी सभी कंटेमिनेशन मीन्स कंटेनिंग जर्म्स। तो फूड और वाटर जर्म्स में होता है, जैसे वॉमिटिंग होती है, डायरिया मीन्स लॉस ऑफ वाटर, स्टूल राइस अपीयरेंस, यानी कि जो फीकल मैटर जो है वो हमारे जैसे चावल में आप बनाते हैं तो चावल में जो एक्स्ट्रा पानी निकालते हैं राइस वाटर होता है, उसकी तरह स्टूल जो फीकल मैटर निकलता है। और कंटिन्यूस मतलब उल्टी आपको लगातार होगी, वॉमिटिंग होती जाती है, डायरिया एंड में रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन फीवर। अगर इसको तुरंत कंट्रोल ना किया जाए द पेशेंट में लेड टू द डेथ। क्योंकि इसके लिए सबसे देखिए वैक्सीनेशन इज द फर्स्ट वन बाय विच वी कैन कंट्रोल द डिजीज। इसके अलावा लोगों को हेल्थ एजुकेशन के बारे में एजुकेट करना, और मेन वही चीज़ है, पेशेंट को आप अलग रखिए, उसके पेशेंट उसके खाने के बर्तन बेडशीट वगैरह अलग हैं, उसको प्रॉपर तरह से सैनिटाइज करिए, मतलब डेटॉल वगैरह सैनिटेशन कंडीशंस प्रॉपर होनी चाहिए। उसको अवॉइड स्टेल फूड, रखा हुआ खाना है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द यूरिन फीकल मैटर ऑफ द पेशेंट प्रॉपर अलग। उसके बाद पूरा उसमें आप सैनिटेशन डेटॉल या वगैरह उसको डाल के अच्छी तरह से साफ़ करके, तब कोई हेल्दी पर्सन उसको साथ नहीं होगा। और इन्फेक्शन पेशेंट शुड भी वो अलग करके थे, उसको बॉइल्ड वाटर दिया जाना चाहिए, सॉल्ट शुड बी गिवन अलॉन्ग विद इन ओरल जैसे रिहाइड्रेशन, जैसे उसको कहते नहीं है कि उसको मतलब है चीनी नमक का घोल ओरल जो होता है वो देना चाहिए। ड्रग्स हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोफिनॉल है, फेनिकोल जो मेडिसिन हैं, ये सब दी जाती हैं। लेकिन बेस्ट वन टू टेक द मेडिसिन एंड prepare your body, take balanced diet so that you had good immunity power. You are not supposed to be affected from any disease.